नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। साथियों, हम क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिए गए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए और आरपीएससी की अभी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 50 तक हमने सॉल्व कर लिया। आज हमारी क्लास में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। ये आरपीएससी लाइब्रेरियन 2020 में जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में अभी एग्जाम हो रहा है जो 16 फरवरी को लिया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जल्दी से जुड़ जाइए। क्लियर? हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए और इसका आंसर मुझे दीजिए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन आप राइट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्यापार ग्रंथ सूची क्या है। व्हाट इज ट्रेड बिब्लियोग्राफी, यानी व्यापार जो ग्रंथ सूची है वो क्या होती है, ये आपको यहाँ आंसर देना है। ठीक है, व्यापार ग्रंथ सूची से आप क्या समझते हैं बताइए। यहाँ ऑप्शन में दिए हैं, आप पढ़िए। अगर आप ऑप्शन को ढंग से पढ़ेंगे तो शायद उसी में आप आंसर टिक कर पाए। लेखक ग्रंथ सूची की सूची, यानी लेखकों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी जा रही हैं उन सभी की सूची, लिस्ट ऑफ ऑथर बिब्लियोग्राफी, या फिर विशेष ग्रंथ सूची की सूची, यानी लिस्ट ऑफ स्पेशल बिब्लियोग्राफी, यानी जो विशिष्ट ग्रंथ सूची होती है, बिब्लियोग्राफी होती है, उनकी पूरी लिस्ट है, या फिर व्यापार पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, यानी लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ ट्रेड लाइब्रेरी। बताइए। एक है पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो। बताइए अब इसमें से कौन सा आंसर आप टिक करेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे तो मैं आपको आगे समझा पाऊं। यहाँ देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये मत समझना कि यहाँ व्यापार पुस्तकालय दिया हुआ है तो हम व्यापार ग्रंथ सूची से जोड़ दें कि व्यापार पुस्तकालय की पुस्तकों की जो सूची होती है वो व्यापार ग्रंथ सूची होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, दिमाग से निकाल देना कि व्यापार पुस्तकालय कौन सा होता है, तो उस पर आप ज्यादा डीपली मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ मत सोचिएगा, आप इनमें से पढ़िए। देखिए, डी जो ऑप्शन है वो यहाँ बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी पुस्तकों या फिर मुद्रित सामग्री की वह सूची जो किसी प्रकाशक या फिर पुस्तक विक्रेता के पास, यानी किसी पब्लिकेशन के पास या फिर बुक सेलर के पास देश में विक्रय करने के लिए यानी बेचने के लिए उपलब्ध करवाई गई हो, वह पूरी एक सूची जो होती है वो व्यापार ग्रंथ सूची कहलाती है। ठीक है, यानी व्यापार ग्रंथ सूची जो है वो पुस्तकों की एक ऐसी सूची होती है जो प्रकाशक या फिर पुस्तक विक्रेता यानी बुक सेलर के पास देश में विक्रय कराने के लिए यानी बेचने के हिसाब से उसे उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे हम ग्रंथ सूची को व्यापार ग्रंथ सूची के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े कि क्वेश्चन नंबर 52। आप 52 क्वेश्चन को रीड करिए और ऑप्शंस पढ़कर आप आंसर टिक करिए कि पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है। लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज ए पार्ट ऑफ। यहाँ कुछ बजट के टाइप्स दिए हैं, यानी वो प्लान बजट होता है या फिर नॉन प्लान बजट होता है या फिर जीरो बजट होता है या फिर अनुमानित बजट होता है। यानी पुस्तकालय के जो कर्मचारी होते हैं उनका वेतन जो होता है वो किसका भाग होता है, ये यहाँ आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर दें आप, क्या होगा।
क्या समझते हैं आप पुस्तकालय के कर्मचारियों का वेतन? यानी जरूरी नहीं है पुस्तकालय के कर्मचारी हो, वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं, यानी सरकारी कर्मचारी का वेतन किसका भाग होता है, ये यहाँ पूछा है। ठीक है, अब बताइए, आपने बजट के प्रकार पढ़े होंगे, प्लान बजट और नॉन प्लान बजट भी उसमें आपने पढ़ा होगा, तो मेरे ख्याल से आप आंसर टिक कर पाएंगे कौन सा होगा। नॉन प्लान बजट जो है उसके अंतर्गत इनका कर्मचारियों का वेतन शामिल किया जाता है। ठीक है, समझ पाए हैं? अभी प्लान बजट क्या होता है और नॉन प्लान बजट क्या होता है, इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो मैं बता पाऊं। देखिए, प्लान बजट जो है वो एक इस प्रकार का बजट होता है जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं पर जितना खर्च होने वाला है, ठीक है, यानी या फिर मैं कहूं तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को जो फंड दिया गया होता है उसका लेखा जोखा प्लान बजट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। समझ पाए हैं मेरी लैंग्वेज को? ठीक है, प्लान बजट के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, क्लियर हुआ? और नॉन प्लान बजट में ऐसा बजट शामिल किया जाता है जिसमें या तो कर्मचारी हो, ठीक है, कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है उसके साथ साथ हम कहें तो राज्य सरकारों को भी जो अनुदान दिया जा रहा है, यानी राज्य स्टेट गवर्नमेंट को जितना अनुदान दिया जाता है उसका लेखा जोखा और सरकारी कर्मचारियों का वेतन इसमें शामिल किया हुआ होता है नॉन प्लान बजट में। ठीक है, यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो यही पूछा है कि पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग होता है, यानी कौन से बजट का भाग होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इसे समझ पाए होंगे कि इसका आंसर जो है वो नॉन प्लान बजट हमने क्यों दिया, क्योंकि नॉन प्लान बजट के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों का वेतन शामिल होता है, राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान शामिल होता है और जो विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान होता है उसे भी, उसका लेखा जोखा भी हम नॉन प्लान बजट के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ पाए होंगे यहाँ तक? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 53। देखिए, हम अभी के थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हैं और हमारा उद्देश्य जो है वो जितने भी राजस्थान में पेपर लिए गए हैं, 6-7 पेपर हैं, उन सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ तीसरे पेपर पर चल रहे हैं तो सीरीज अभी हम थोड़ी लेट चल रही है तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, तो आप समझते चलिएगा। ठीक है, और जुड़े रहिए, एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 53 जल्दी से रीड करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं समझ पाऊं कि बच्चे यहाँ एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। देखिए, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अच्छा, आपको पता है कि पुस्तक चयन के सिद्धांत को बहुत सारे लोगों ने उसे अलग अलग परिभाषाओं में एक्सप्लेन किया था। पुस्तक चयन का सिद्धांत यानी पुस्तक को हम किस प्रकार से चयन कर सकें, उसका चयन करने का जरिया या नजरिया किस प्रकार होना चाहिए, ये कुछ परिभाषाएं अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से दी गई थी। ठीक है, अब बताइए, यहाँ एक परिभाषा आपको क्वेश्चन में दी है कि एक परिभाषा है अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का ये सिद्धांत है जिसे किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा है। ठीक है, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर्स एट द लीस्ट कॉस्ट। बताइए, यानी न्यूनतम मूल्य पर पाठक को सर्वोत्तम पुस्तक उपलब्ध करवाना ही पुस्तक चयन का सिद्धांत एक दिया गया है, जो किसके द्वारा दिया गया है ये यहाँ आपको पूछा है। देखिए, ऑप्शन में जेडी ब्राउन है, एक है एसआर रंगनाथन, ये बी है, ये सी है। ठीक है, एक है एलआर मैकॉलवन और एक है मेलविल डेवी। बताइए कौन सा यहाँ आंसर होगा इसका, आप लोग जल्दी से टिक करिए, बताइए कौन सा होगा जी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी मेलविल डेवी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था पुस्तक चयन के सिद्धांत में। समझ पाए हैं?
क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया था कि विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न अलग अलग मत दिए गए थे पुस्तक चयन के सिद्धांत के लिए, ठीक है। यानी एल.आर. मैकॉलविन ने पुस्तक चयन का एक अलग से सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने उसे अलग रूप में परिभाषित किया था, और एस.आर. रंगनाथन ने उसे अलग परिभाषा के रूप में परिभाषित किया। लेकिन यहाँ जो ये परिभाषा दी है वो मेलविल डेवी के द्वारा दी गई थी। यानी इनका कहना था कि हम न्यूनतम मूल्य पर यानी बहुत कम प्राइस पर हम बहुत सारे यानी अधिकतम पाठकों को जितना रुचि से पढ़ पा रहे हैं उन सभी को हम बहुत कम प्राइस में सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएं, वही पुस्तक चयन का सिद्धांत माना गया है, ठीक है। यानी हम बुक को इस प्रकार से सेलेक्ट करें कि वो अधिकतम पाठकों के द्वारा मांगी जाए, जिसे हम कम कीमत पर उपलब्ध कराएं। क्लियर हो पाया? ठीक है, आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। यहां पूछा है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यानी नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये यहाँ आपसे पूछा है, जिसमें ऑप्शंस दिए हैं मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा है आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और चौथा जो दिया है वो वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आपको आंसर देना है कि इसमें से कौन सा होगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट हम बोल सकते हैं, NBT, इसको भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, ये पूछा है। ठीक है, बताइए अगर किसी बच्चे को पता है कि NBT की स्थापना कब हुई थी, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से बताइए। भारत सरकार के द्वारा स्थापित यह एक शीर्ष निकाय माना जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। ठीक है, 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है NBT। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास जो है वो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्लियर हो पाया यहाँ तक? यही पूछा है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर अगर हम चर्चा करें तो देश भर में पुस्तक पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, यानी पूरे देश में हम पुस्तकों को पढ़ने में रुचि जागृत कराएं, ये NBT का मुख्य जो उद्देश्य है वो माना जाता है। ठीक है, चलिए समझ पाए हैं यहाँ तक? आगे बढ़े। देखिए इस सन को जरूर थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि पूछा जा सकता है यहाँ पे। अभी तो पूछा था कि किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, लेकिन आगे ये वर्ष पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 55, सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? यहाँ पूछा है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट। सेल्फ लिस्ट का मुख्य रूप से क्या उपयोग है, यानी सेल्फ सूची को हम निधानी सूची हम इसे बोलते हैं, सेल्फ लिस्ट को। इसे हम किस रूप में यानी किसके जरिए, किसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ये पूछा है कि सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है, यानी हम किस काम में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इसमें कैटलॉगिंग दिया है यानी सूचीकरण, दूसरा है आदान प्रदान यानी सर्कुलेशन, तीसरा है स्टॉक सत्यापन, यानी यहाँ स्टॉक का अगर हिंदी बोले तो भंडार सत्यापन। ठीक है ना, भंडार सत्यापन जिसे हम स्टॉक वेरिफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन दिया है वो आपको वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन दिया है। अब आप आंसर टिक करिए कि सेल्फ लिस्ट जो होती है यानी
निधानी सूची, इसे हम मुख्य रूप से किस में प्रयोग करते हैं, किस काम में, बताइए। इसी सेल्फ सूची को फलक सूची के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ लिस्ट को फलक सूची के नाम से, तो कंफ्यूज नहीं होना, फलक सूची भी वही सेल्फ सूची होती है, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप ए करेंगे या बी करेंगे या सी करेंगे या फिर डी करेंगे जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी स्टॉक सत्यापन, भंडार सत्यापन यानी स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए हम मुख्य रूप से सेल्फ सूची यानी सेल्फ लिस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि फलक सूची में, फलक सूची जो होती है यानी सेल्फ लिस्ट जो होती है, उसमें व्यवस्थापन, जो पुस्तकों का व्यवस्थापन उस क्रम में दिया हुआ होता है जिस क्रम में उसे फलकों पर यानी अलमारियों में उसे जमाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। उसी क्रम में सेल्फ लिस्ट में उसका सीक्वेंस दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ सूची का प्रयोग हम भंडार सत्यापन में करते हैं, यानी जब भी हम स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें हम सेल्फ सूची को उठाएंगे और उसके अनुसार हम उन पुस्तकों को देखते जाएंगे कि पहले नंबर पे ये पुस्तक हमें यहाँ अवेलेबल मिली या नहीं मिली, ठीक है, यानी दूसरे नंबर पे यहाँ मिली है इस अलमारी में या फिर नहीं मिली। यानी हमें सेल्फ लिस्ट में ये पता चलता है कि हमें ये जो पुस्तक है वो इस अलमारी में इस संख्या पे दी हुई होती है, यानी इस सीरीज में हमें मिल जाएगी। अगर वहां वो नहीं मिलती है तो उसे हम या तो खोई हुई समझते हैं या फिर हम उसे फटी कटी फटी जो भी है वो समझते हैं। तो इस तरीके से हम उन पुस्तकों को ये पता चला सकते हैं कि ये पुस्तक लाइब्रेरी में उपलब्ध है या फिर नहीं है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो इसका प्रयोग किया जाता है वो भंडार सत्यापन के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, पढ़िए क्वेश्चन को। ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जिल्दबंदी उपयुक्त रहती है? Which types of binding is useful for the expensive and rare books? यानी यहाँ जो बोला है वो ये बोला है कि बहुत ज्यादा महंगी कोई पुस्तक है, यानी जिसकी प्राइस ही बहुत ज्यादा है, जिसे दोबारा परचेज करना बहुत मुश्किल है, या फिर कोई बुक ऐसी है जो बहुत दुर्लभ है, ठीक है, उसके लिए हम किस प्रकार की जिल्दबंदी कर सकते हैं, यानी उसको जो हम एक प्रोटेक्शन दें वो किस प्रकार से दे सकते हैं, कौन सी जिल्दबंदी करके, बताइए। आपने इसमें लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में कुछ प्रकार की जिल्दबंदी भी पढ़ी होगी, यानी बाइंडिंग जो होती है वो भी कुछ प्रकार की होती है। जैसे यहाँ ऑप्शन में भी आपको दिख रहे हैं, ये इनके प्रकार ही दिए हैं कि कपड़े की अर्ध जिल्दबंदी यानी हाफ क्लोथ बाइंडिंग, दूसरा कपड़े की पूर्ण जिल्दबंदी, या फिर चमड़े की अर्ध जिल्दबंदी, या फिर चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी। बताइए, आप थोड़ा सा इससे ही आप दिमाग लगा सकते हैं कि कपड़ा ज्यादा चलता है, अगर हम किसी पुस्तक को बाइंडिंग करें तो कपड़े की अगर करें वो ज्यादा चलेगा, या फिर चमड़े वाला जो जिल्दबंदी होगी वो ज्यादा चलेगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि चमड़े की जो जिल्दबंदी होती है उसको हम बहुत ज्यादा महंगी पुस्तकों पे कवर करवाते हैं, ठीक है, और चमड़े की जो जिल्दबंदी होती है यानी अर्ध नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें वो बहुत टाइम तक चलानी है वो पुस्तक, इसलिए हम पूर्ण नाम देंगे और ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी, फुल लेदर बाइंडिंग, ठीक है। यानी हमें किसी पुस्तक को बहुत लंबे समय तक चलाना है क्योंकि उस पुस्तक की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो चमड़े की जिल्दबंदी करवाते हैं वो हमें थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, भले ही वो कॉस्टली पड़े लेकिन चले लंबे टाइम तक, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो पुस्तकें महंगी या फिर दुर्लभ होती हैं उनमें हमेशा चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है, ठीक है, और बहुत जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी हमेशा बुक पे अच्छी रहती है, बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 57,
प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी है? यानी प्रकाशकों द्वारा, पब्लिशर्स द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य के लिए उपयोगी होती है, ये यहाँ आपको पूछा है। जिसमें आप अगर कार्य, यहाँ जैसे क्वेश्चन को हम थोड़ा इस तरीके से ही पढ़ते हैं कि पुस्तकालय में किस कार्य हेतु, अब वो जो कार्य दिए हैं उन कार्यों को ऑप्शन में दिया होगा। अब यहाँ उन कार्यों को देखो कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पुस्तकों के चयन के लिए, या फिर पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए, या पुस्तकालय सूचीकरण के लिए, या पुस्तकालय सांख्यिकी के लिए, किसके लिए उनका प्रयोग किया जाता है प्रकाशन सूचियों का, जो प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाती है। बताइए आप लोग, आंसर जल्दी से दीजिए। ठीक है, जल्दी दीजिए जी। आप ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे, या बी राइट करेंगे, या फिर सी करेंगे, या फिर डी करेंगे? जल्दी से बोलिए। वर्गीकरण क्या होता है, सूचीकरण क्या होता है, सबको पता है। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, क्या उसमें प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियों को काम में लिया जाता है क्या, वर्गीकरण या सूचीकरण में? मेरे ख्याल से तो नहीं लिया जाता, क्योंकि ये तो विभागीय काम है और एक अलग प्रकार का काम होता है वर्गीकरण और सूचीकरण में, है ना। लेकिन प्रकाशकों द्वारा समय समय पर जितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, या फिर हम कहें पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं, उन सभी प्रकाशित की गई पुस्तकों की एक सूची बनाते हैं और उनको पुस्तकालयों के लिए भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, उसके पीछे का रीजन भी आप लोग समझे कि जब पुस्तकों की सूची को वहां भेजा जाएगा पुस्तकालय में, तो वहां वो सेलेक्ट करेंगे। यानी मान लो कि एक पब्लिशर है, यानी नीलकंठ पब्लिकेशन का ही हम नाम लें, तो नीलकंठ पब्लिकेशन के द्वारा इस महीने में कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गई, यानी जनवरी महीने में कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गई। तो अब आप मुझे बताएं, वो पब्लिशर क्या करेगा? वो एक सूची बनाएगा कि हमने इस महीने में इतनी पुस्तकें प्रकाशित की। अब उस सूची को या तो बुक सेलर के पास भेजेगा, या फिर पुस्तकालयों में भेजेगा, अन्य पुस्तकालयों में, जिनमें उन पुस्तकों की जरूरत होती हो। ठीक है, तो वहां फिर वो क्या करेंगे, उन बुक्स को सेलेक्ट करेंगे कि हाँ, हमें इन पुस्तकों की नीड है कि आप हमें इनकी सप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमें इन वाली सब्जेक्ट की पुस्तकों की जरूरत है तो आप हमें इनकी सप्लाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उनमें देखोगे तो आप टिक कर पाओगे कि पुस्तकों का चयन, यानी बुक सिलेक्शन के लिए ही पुस्तकालय, वो प्रकाशकों के द्वारा जो प्रकाशन सूची बनाई जाती है, वो बुक सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, यानी उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो पाया आप सभी को? बताइए। क्योंकि वही जो प्रकाशन सूची होती है उसका ही प्रयोग करके पुस्तकालय या फिर बुक सेलर्स वगैरह अपना ऑर्डर देते हैं और उन पुस्तकों को चयन प्रक्रिया में शामिल करते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो पाया आपको? आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 58 बताइए क्या होगा। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि या फिर जुर्माना राशि या फिर राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है, ये यहाँ पूछा है। आप लोग आंसर दें कि इन द लाइब्रेरी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइब्रेरी फी, डोनेशन, एंडोमेंट, फाइन एंड गवर्नमेंट ग्रांट सोर्सेज आर रिलेटेड टू होम, किससे रिलेटेड है बताइए। पुस्तकालय प्रदर्शनी से कोई लेना देना नहीं है, पुस्तकालय प्रदर्शनी से, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पुस्तकालय शुल्क है, दान अक्षय निधि है, कि जुर्माना राशि है। देखिए पुस्तकालय फर्नीचर से भी इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं तो शायद ऑप्शंस को भी समझ पा रहे होंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पुस्तकालय संचार यानी लाइब्रेरी कम्युनिकेशन, संचार से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास पुस्तकालय कोष, इस पे ही राइट टिक करेंगे। लाइब्रेरी फंड जिसे हम कहते हैं, क्यों किया इस पे हमने टिक,
क्योंकि प्रत्येक पुस्तकालय में एक अपना पुस्तकालय कोष होता है। ठीक है, प्रत्येक लाइब्रेरी में एक अपना पुस्तकालय कोष यानी लाइब्रेरी फंड होता है, जिसमें पुस्तकालय शुल्क होता है, जितना भी पुस्तकालय शुल्क दिया जाता है उसे शामिल करते हैं, या फिर दान अक्षय निधि, या फिर जुर्माना राशि यानी किसी बुक पर लगाई गई जुर्माना जो राशि होती है उसको, या फिर हम कहें तो राजकीय अनुदान से जितनी राशि प्राप्त हो रही है उस सभी को इकट्ठा किया जाता है पुस्तकालय कोष में। ठीक है, और उस राशि को जो पुस्तकालय कोष में जमा की गई राशि है उसका उपयोग जो होगा वो पुस्तकालय की वृद्धि के लिए ही कराया जाएगा। ठीक है, यानी पूरे पुस्तकालय कोष को, पूरी लाइब्रेरी का जो फंड हमें मिला है वो पुस्तकालय की वृद्धि के कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 58 तक मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया है? Who described the principles of management? यानी प्रबंधन के सिद्धांतों को किस व्यक्ति के द्वारा यहाँ वर्णन किया गया है यानी एक्सप्लेन किया गया है? बताइए, आपने पढ़े हैं क्या प्रबंधन के सिद्धांत? बताइए जल्दी से। एक तो प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, और एक प्रबंधन के कार्य होते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया था। अब यहाँ जो डिस्क्राइब किया है वो प्रबंधन के सिद्धांतों को किस व्यक्ति के द्वारा यहाँ डिस्क्राइब किया है ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप आंसर दें जल्दी से कि कौन सा होगा। मेलविल डीवी ने प्रबंधन के सिद्धांतों का जिक्र किया था, या फिर F.W. लैंकास्टर ने किया था, या फिर हेनरी फ्योल ने किया था, या फिर यूजन गारफील्ड ने किया था? जल्दी से आप लोग आंसर टिक करिए जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ राइट होगा, यानी हेनरी फ्योल ने सबसे पहले प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया था, और उन्होंने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए? 14 सिद्धांत उन्होंने बताए थे। ठीक है ना, प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का जिक्र किया? 14 सिद्धांतों का। क्लियर हुआ आपको सबको? और 14 सिद्धांत जो दिए थे उन पूरे 14 सिद्धांतों को आपको क्रम में याद भी करना है, क्योंकि पूछा भी जाता है। ठीक है, यानी पूछ लिया जाएगा कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए 14 सिद्धांतों में से इनमें कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पूरे 14 सिद्धांत याद करने की जरूरत है, और आपको करने भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहां से उठा लिया जाएगा आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जो 14 सिद्धांत थे वो मैं बस अपने मुंह से बोलूंगी, क्योंकि यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। क्लास को हमें बहुत लंबा नहीं खींचना, बहुत जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, पहला जो इनका सिद्धांत था वो था कार्य विभाजन, दूसरा अधिकार या फिर हम कहें दायित्व, ये इनका दूसरा सिद्धांत था। ठीक है, तीसरा अनुशासन, समझ गए? चौथा है आदेश की एकता, पांचवा है निर्देश की एकता, और छठवा जो है वो व्यक्तिगत हित की बजाय सामान्य हित की वरीयता। ठीक है, ये इनका छठवा सिद्धांत था। सातवां कर्मचारियों का पारिश्रमिक सिद्धांत हम कहें, और आठवां केंद्रीयकरण, नवा सोपान श्रृंखला या फिर पदानुक्रमिता। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो, और एक होती है 10वां जो था वो इनकी व्यवस्था। ठीक है, 14 सिद्धांतों में जो सिद्धांत थे वो मैंने आपको नाम बता रही हूँ। एक पहला कार्य विभाजन, दूसरा अधिकार एवं दायित्व हम शामिल कर सकते हैं, तीसरा है अनुशासन, चौथा है आदेश की एकता, पांचवा निर्देश की एकता, छठवा व्यक्तिगत हित की बजाय सामान्य हित की वरीयता, और सातवां जो है वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है। ठीक है, और आठवां केंद्रीयकरण सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नवा है सोपान श्रृंखला, और 10वां है व्यवस्था,
11वां है समदृष्टि, ठीक है, और 12वां कार्यकाल में स्थिरता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक ये भी सिद्धांत दिया था कि कार्यकाल में स्थिरता होनी चाहिए, और लास्ट 13 जो है वो पहल नाम से है, और 14 समूह भावना का सिद्धांत जिसे हम एस्प्रिट डी कॉर्प के नाम से जानते हैं, एस्प्रिट डी कॉर्प। देखिए मैंने यहाँ ये आपका सिद्धांत जो है वो लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में से ये जो समूह भावना का सिद्धांत है उसे एस्प्रिट डी कॉर्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको, समूह भावना के सिद्धांत को, समूह भावना के सिद्धांत को एस्प्रिट डी कॉर्प के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन जो पूछा था वो इस प्रकार से पूछा था कि एस्प्रिट डी कॉर्प क्या होता है, क्या है एस्प्रिट डी कॉर्प, किससे संबंधित है, प्रबंधन से या फिर क्लासिफिकेशन से या फिर कैटलॉगिंग से, ठीक है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछा था। तो एस्प्रिट डी कॉर्प आपको नाम याद रखना है जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यानी प्रबंधन के 14 सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो पाया? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया का क्रम चयन कीजिए। चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर फ्रॉम फॉलोइंग। ही परचेज ऑफ बुक्स फॉर ए लाइब्रेरी। बताइए, यहां आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं। देखिए BA जो है वो भुगतान प्रक्रिया यानी पेमेंट प्रोसीजर, यहाँ जो ये 4 क्रम दिए हैं वो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी पुस्तक का चयन करते हैं तो उसमें कुछ प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। यानी सबसे पहली प्रक्रिया हमारी क्या हो सकती है, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, इस प्रकार से कुछ प्रक्रियाएं दी हुई होती हैं जिनका क्रम यहाँ पूछ लिया है। और यहाँ जो ऑप्शंस में है वो कूट दिए हैं आपको कि पहले में कौन सा कूट होगा, दूसरे में कौन सा होगा, तीसरे में कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ इसका चयन प्रक्रिया का सही क्रम आपको बताना है। बताइए, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए, जब भी किसी पुस्तक का चयन करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुस्तकों का चयन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सबसे पहले आएगा। बताइए, अब यहां देखिए आप कि सबसे पहले चौथा कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही हमारा राइट होगा, क्योंकि पहले में अगर यहाँ 2 में होता तो हम कंफ्यूजन की स्थिति में होते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 में दिया है कि पुस्तकों का चयन सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद में उसका क्रियादेश यानी परचेज ऑर्डर, उसके बाद क्या करेंगे हम, परचेज के लिए यानी खरीदने के लिए उसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उन पुस्तकों का सत्यापन होगा, यानी जितनी पुस्तकें हमने ऑर्डर की वो हमारी लाइब्रेरी में हमें मिल गई, अब उनका हम सत्यापन करेंगे यानी वेरिफिकेशन करेंगे कि सारी पुस्तकें हमारे पास आई या नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो होगा वो भुगतान प्रक्रिया होगा, यानी हमारे पास अगर सभी बुक्स अवेलेबल हैं, आ गई हैं, तब हम उनका पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो सीक्वेंस होगा वो 4, 2, 3 और 1 के हिसाब से होगा, यानी पहले ये होगा, फिर ये और फिर ये, ठीक है। इसलिए हमने जो आंसर टिक किया है वो सी नंबर ऑप्शन टिक किया है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 61, 60 तक हो गया और समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमने ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट किया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61। चलिए आप इसे पढ़िए और इसका आंसर इनमें से रिप्लाई करिए जल्दी से। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है। यानी हम कहें
तो एक सिस्टमेटिक रिमूवल क्या कहलाता है, यानी व्यवस्थित निष्कासन चयनित मापदंडों के आधार पर, सेलेक्टेड क्राइटेरिया के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का निष्कासन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए छटाई, या फिर वर्गीकरण, या फिर प्रलेखन, या फिर संग्रहण। देखो चारों ऑप्शन में से अगर आप पढ़ रहे हैं और इसका रिलेट कर रहे हैं इससे, तो आप आंसर टिक कर पाएंगे मेरे ख्याल से। छटाई, छटाई यानी वीडिंग आउट। हम एक प्रोसेस भी हमने पढ़ी है वीडिंग आउट नाम से, यानी हम पुस्तकों को जब भी भंडार सत्यापन करते हैं तो हम पुस्तकों की इस प्रकार से देखते हैं कि ये पुस्तक हमें इस पुस्तकालय में मिली है या नहीं। अच्छा, जब भी स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पता चलता है, खोई हुई पुस्तकों का पता चला सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई पुस्तक फट गई है, ठीक है, या फिर डैमेज हो गई है हम कहें तो इस प्रकार से जितनी पुस्तकें खराब हुई हैं, या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनका प्रयोग ना के बराबर हुआ है, समझ रहे हैं, वो भी पुस्तकालय में रखी हुई है। तो जब भी हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं उसमें पुस्तकों की छटनी की जाती है, यानी कौन सी पुस्तकें हमें मतलब एक हाई लेवल पे यूज हुई है, या फिर कौन सी पुस्तकें बिल्कुल जीरो लेवल पे यूज हुई है, तो उनको पुस्तकों को निकालना है या फिर रखना है, ठीक है। जो बहुत अच्छे लेवल पे यूज की है उनको पुस्तकालय में हम दोबारा से रखेंगे, अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई पुस्तक फट गई है या फिर डैमेज हो गई है यानी खराब हो गई है तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो होता है वो छटाई की प्रोसेस होता है, यानी हम छटनी करते हैं पुस्तकों की, किस पे, एक चयनित मापदंडों के आधार पे पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन किया जाता है, वो छटाई वीडिंग आउट प्रोसेस के जरिए किया जाता है। समझ गए? मेरे ख्याल से आपको यहाँ समझ आया होगा, ठीक है। आगे देखें तो हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चर्चा करेंगे। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है, ये यहाँ आपसे पूछा है। पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्प जो नाम है आपने सुना होगा, पोस्ट कॉर्प, और इनका सबका एक अलग अलग नाम होता है, वो हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये कहा है कि ये किससे संबंधित है, यानी पुस्तकालय में ये किस कार्य से रिलेटेड है, पोस्ट कॉर्प शब्द, ठीक है। पुस्तकालय सूचीबद्ध से, सूचीकरण से, पुस्तकालय सूचीकरण से यानी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से रिलेटेड है, या फिर पुस्तकालय संदर्भ सेवा से यानी लाइब्रेरी रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड है, या फिर पुस्तकालय प्रबंधन से रिलेटेड है, या फिर पुस्तकालय स्वचालन से रिलेटेड है यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए पुस्तकालय के प्रबंधन के मैंने 14 सिद्धांत अभी बताए थे जो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन पहले ही आपको चर्चा की है, तो प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए गए थे हेनरी फ्योल के द्वारा, और हमने वो पूरे 14 सिद्धांत एक बार पढ़ भी लिए, ठीक है। अब मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि प्रबंधन के कुछ कार्य भी दिए हैं, उन कार्यों की चर्चा अभी हम यहाँ करेंगे, और उन कार्यों से ही रिलेटेड है पोस्ट कॉर्प शब्द, ठीक है। क्लियर हुआ? पुस्तकालय प्रबंधन से ही रिलेटेड है पोस्ट कॉर्प जो शब्द है, या फिर हम संक्षिप्ताक्षर कह सकते हैं, ठीक है। इसे सबसे पहले वर्ष 1916 में हेनरी फ्योल के द्वारा ही, हेनरी फ्योल के द्वारा प्रबंधन के 5 कार्यों का जिक्र किया था, प्रबंधन के 5 कार्यों का जिक्र किया था। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले 1916 में हेनरी फ्योल ने पुस्तकालय प्रबंधन के 5 कार्य बताए थे, ठीक है ना, 5 कार्य बताए, और अभी उनमें हम पोस्ट कॉर्प जो संक्षिप्ताक्षर है उसमें हम बता भी देंगे आपको।
जो 5 कार्य उनके थे वो कौन कौन से थे? पहला नियोजन, बताइए, यानी प्लानिंग। नियोजन या फिर योजना बनाना एक ही काम है जिसे हम प्लानिंग कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? 5 कार्य दिए थे, 5 कार्य में पहला उन्होंने नियोजन दिया था, दूसरा संगठन। थोड़ा मैं इनको स्पेस में लिख देती हूँ, ठीक है, जिससे आप पूरे 5 कार्य समझ पाए। पहला है नियोजन, यानी योजना बनाना, ठीक है। दूसरा है संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बताइए, समझ गए ना? पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा जो दिया वो निर्देशन, यानी डायरेक्शन हम बोल सकते हैं। पोस्ट गवर्नमेंट नाम भी है डायरेक्शन का, निर्देशन का, ठीक है। चौथा जो था वो समन्वय था, यानी कोऑर्डिनेशन हम बोल सकते हैं, समन्वय, ठीक है। और 5वां जो था वो नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले प्रबंधन के 5 कार्यों का जिक्र हेनरी फ्योल ने 1916 में किया था, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद लूथर गुलिक नाम से एक व्यक्ति आए, लूथर गुलिक और एक और इनकी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति थे, एल उर्विक नाम से। तो लूथर गुलिक, नाम ध्यान रखना, लूथर गुलिक एंड एल उर्विक, ठीक है। ये एक अलग नाम है और ये एक अलग नाम है। लूथर गुलिक एंड एल उर्विक नाम के व्यक्तियों ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए, यानी हेनरी फ्योल ने कितने कार्य बताए थे? 5। और 5 कार्य कौन से थे? ये थे। आपको याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हेनरी फ्योल के 5 कार्यों में से इनमें कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। क्लियर हुआ? ये 5 कार्य हेनरी फ्योल ने दिए थे, लेकिन लूथर गुलिक और एल उर्विक ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए, ठीक है। 7 कार्य बताए और उन 7 कार्यों को बताते हुए उन्होंने जो शब्द दिया वो पोस्ट कॉर्ब नाम दिया। क्लियर हुआ आपको कि पोस्ट, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि पोस्ट कॉर्ब की रचना किसने की थी, यानी पोस्ट कॉर्ब नाम का जो संक्षिप्ताक्षर प्रबंधन से रिलेटेड है उसको सबसे पहले किसने दिया, ठीक है। यानी पोस्ट कॉर्ब शब्द को किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, तो यहाँ एल उर्विक और लूथर गुलिक का नाम आएगा, ठीक है। हेनरी फ्योल का नहीं आएगा, क्योंकि हेनरी फ्योल ने सिर्फ 5 कार्य बताए थे, उनका पोस्ट कॉर्ब से संबंधित नहीं है। यानी इसमें से कुछ शब्द हैं जो इन्होंने पहले ही बता दिए थे 1916 में, लेकिन पूरा ये वर्ड पोस्ट कॉर्ब जो नाम बना वो नहीं दिया था, वो लूथर गुलिक और एल उर्विक ने दिया था। कब दिया था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1937 में। यानी इन्होंने बना दिया था 1935 में, लेकिन उसे पब्लिश जो किया वो उन्होंने 1937 में किया। याद रखना है आपको, ठीक है। अब अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं कि पोस्ट कॉर्ब के नाम क्या है, तो आप आगे देखो, इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस प्रकार हम इसे लिखेंगे, पोस्ट कॉर्ब। CO जो है वो यहाँ एक दोनों लेटर जो है वो एक ही शब्द को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, आप इन 7 कार्यों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि 7 कार्य कौन से हैं। इंग्लिश में लिख दो, मैं समझ जाऊंगी। प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन जिसे संगठन बोल रहे हैं, एक है स्टाफिंग जिसे कर्मचारी व्यवस्था बोल रहे हैं। यानी कर्मचारी व्यवस्था नाम का जो कार्य था वो हेनरी फ्योल के कार्यों में नहीं था। यानी हेनरी फ्योल ने जो 5 कार्य दिए थे उनमें स्टाफिंग नहीं था। डायरेक्शन तो था, निर्देशन जिसे कह रहे हैं, है ना। एक था कोऑर्डिनेशन जिसे समन्वय कह रहे हैं, ये भी था हेनरी फ्योल के 5 कार्यों में। एक है रिपोर्टिंग,
रिपोर्टिंग और लास्ट जो है वो बजटिंग। ठीक है, बताइए समझ में आया आप सबको? जो 7 कार्य थे वो इस प्रकार थे। पहला था प्लानिंग यानी योजना बनाना या फिर नियोजन। ठीक है, दूसरा था संगठन, तीसरा था कर्मचारी व्यवस्था, चौथा था निर्देशन, पांचवा था कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, और पांचवा था रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन, और लास्ट जो था वो बजट। ठीक है, बताइए हुआ क्लियर आप सबको कि हमारे जब भी लाइब्रेरी में मैनेजमेंट किया जाता है तो उसके वो 7 कार्य उन्होंने बताए थे, लूथर गुलिक एंड एल ऑर्बिक ने, कि 7 कार्य करने पड़ते हैं जब एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाता है। ठीक है, और उन 7 कार्यों को इस प्रकार से बताया था कि सबसे पहले हम योजना बनाए, फिर एक संगठित रूप दें। ठीक है, एक संगठन बनाए जिससे वो काम हो सके, फिर संगठन के लिए हमें कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, तो कर्मचारी व्यवस्था भी हो। अब उसको हम निर्देश दें कार्य को करने के लिए, तो निर्देशन यहाँ मुख्य रूप से लिया। फिर एक समन्वय करवाया जाएगा कि यानी ये कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन बना के हमें उस कार्य को ढंग से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें रिपोर्टिंग देनी है, यानी वो कार्य हुआ या नहीं हुआ उस प्रकार से उसका प्रतिवेदन देना होता है। फिर लास्ट में बजट शामिल है। यानी पुस्तकालय प्रबंधन को एक अच्छा प्रबंधन करने के लिए हम 7 कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से 5 कार्यों का जिक्र हेनरी फ्योल ने किया था और 7 कार्यों का जिक्र लूथर गुलिक और एल ऑर्बिक ने किया था, जिसमें पोस्टकॉर्म नाम जो शब्द था, पोस्टकॉर्म नाम जो शब्द था उसे 1937 में लूथर गुलिक द्वारा दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है, थोड़ा आपको कंफ्यूजन पैदा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उम्मीद करती हूँ आपको 62 जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा, और यहाँ इसका आंसर अगर हम टिक करेंगे तो सी जो ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे। ठीक है, पूरा मैंने आपको बता दिया कि किससे संबंधित है, प्रबंधन से, तो हम यहाँ पुस्तकालय प्रबंधन पे राइट टिक करेंगे।